हेलो, मैं हूं मोहम्मद आमिराना सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में किस किस्म की सिक्योरिटी रिफॉर्म्स हो रही हैं और किस किस्म का एक पूरा सिक्योरिटी का निज़ाम लाया जा रहा है। और ये बात जुड़ी हुई है एफसी वेस्ट के क़याम के साथ भी, और उससे पहले लेविस के निज़ाम के ख़ात्मे और पुलिस की एक्सटेंशन और बी एरिया के ख़ात्मे के साथ। और ये भी कि रियासत के लिए चैलेंजेस क्या हैं, वो इश्यूज़ को देखती कैसे है, फ्रेम कैसे करती है, उनका हल निकालती कैसे है। ये होगा आज का हमारा टॉपिक। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पूरी सिक्योरिटी की रिफॉर्म्स हो रही हैं, तब्दीलियां लाई जा रही हैं बलूचिस्तान में, ये हैं क्या। बुनियादी तौर पे तो इनको कहा जाता है कि ये बलूचिस्तान नेशनल एक्शन प्लान के साथ जुड़ी हुई हैं, जो 10 साला प्लान है और जिसके अंदर पूरी एक गवर्नेंस के ओवरऑल और निज़ाम के बदलने की बात की गई है। और उसमें सिक्योरिटी सेक्टर की रिफॉर्म्स एक बुनियादी हिस्सा उसका है। लेकिन ये पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की पूरी नेशनल सिक्योरिटी की पैराडाइम जो शिफ्ट हो रही है, और उसका एक बुनियादी मरकज़ बलूचिस्तान है। और वो इंसर्जेंसी ही नहीं है, बल्कि अब बलूचिस्तान में वो मरहला आन पहुंचा है जहाँ पे अब इसके रिसोर्सेज की एक्सप्लाइटेशन, उनको निकालने और उनके इस्तेमाल की बात हो रही है। और उसके लिए चाहिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी रजीम चेंज, ये जुड़ा हुआ है उसके साथ। और ये जो 10 साला मंसूबा है, इसके बाद पहला मरहला है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। लेविस का ख़ात्मा इसी हिस्से की कड़ी थी। और जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान है, उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो इसी के साथ जुड़ी हुई हैं। और इन रिफॉर्म्स के लिए रखे गए 1 से 3 साल। अभी देखेंगे कि इसको तो अभी पहला साल अभी जारी है कि इसमें अगले 2 सालों के अंदर होगा क्या, और इसको पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस पूरे अमल को देखेंगी और उनकी ओवरसाइट होगी। फिर ये कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के ख़ात्मे के लिए हुकूमत ने एक 3 साला मंसूबा बनाया है और एक मंसूबा 5 साला मंसूबा बनाया है, जिसके अंदर ज़ाहिर है कि GHQ है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है, और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो उनके मुख्तलिफ टारगेट्स रखे गए हैं कि वो कैसे इंसर्जेंसी को, वायलेंस को बलूचिस्तान के अंदर उसको काउंटर करेंगे। फिर ये कि बॉर्डर मैनेजमेंट, जिसके लिए FC वेस्ट का क़याम अमल में लाया गया, उसके लिए 1 से 10 साल रखे गए हैं। और उसमें भी हुकूमत बलूचिस्तान के और वफाकी हुकूमत के इदारे मिल के उसमें काम करेंगे। फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया जाएगा, कोयटा से ग्वादर तक, और खुजदार, लसबेला, तुरबत, पंजगूर, और ये भी उसी मंसूबे का हिस्सा बताया जाता है। सबसे पहले ये कि FC जो है वो एक बहुत ही अहम इदारा है बलूचिस्तान का। और FC साउथ के बारे में तो कहा जाता था कि ये बलूचिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन इदारा है। और जब 25 अप्रैल को इस साल नोटिफिकेशन हुआ FC वेस्ट के क़याम का, तो जाहिर है कि अब एक और बड़ा ताकतवर इदारा वजूद में आ गया है, क्योंकि ये मुश्तमिल होगा रक्षान डिवीज़न के ऊपर, जिसमें चागी है, वाशुक है, खरान है, नोशकी है। और यही वो इलाके हैं जो पाकिस्तान का मिनरल कॉरिडोर जिसको कहा जाता है। यहीं पे रिकोडिक है, सेंडेक है, सैडक है, और सारे बड़े मंसूबे। और यही वो इलाके हैं जिनके ऊपर अमेरिका की नज़र है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए इन इलाकों के पोटेंशियल को देखा जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए। और पाकिस्तान के साथ जो ट्रांसफॉर्म हुए रिलेशनशिप, उसमें एक ये भी पहलू उसके अंदर शामिल था। आपको याद होगा कि हम आपके सामने कुछ पॉडकास्ट लाए थे, वीलॉग्स किए थे, और उसमें हमने बात की थी कि बात हो रही है कि एक मिनरल कॉरिडोर बनाया जाए चागी से लेके ग्वादर तक, और उसको एक प्रोटेक्टेड जोन डिक्लेयर किया जाए। तो वो कॉरिडोर का आइडिया बुनियादी तौर के ऊपर ये FC वेस्ट का आइडिया था कि ये FC वेस्ट वो काम करेगी
जो इस एरिया को प्रोटेक्टेड जोन बनाएगी, क्योंकि ये जो रक्षान डिवीज़न है यही वो मिनरल बेल्ट है जिसके इंतज़ाम की, जिसकी सिक्योरिटी की, जिसकी गवर्नेंस की जिम्मेदारी होगी एफसी वेस्ट की। ना सिर्फ ये सिक्योरिटी को देखेगी बल्कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी को ईरान के साथ, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही क्रिटिकल बॉर्डर है, जहाँ बीएलए बीएलएफ जैसे एक्टर हैं, तो दूसरी तरफ जो है पीपल्स फाइटर्स फ्रंट यानी जैशुल अदल जैसी कुव्वतें भी हैं। और यही वो बॉर्डर है जहाँ पे एक बड़ा इलीगल स्पेक्ट्रम ऑपरेट करता है। इलीगल स्पेक्ट्रम की हमने तारीफ अपने पिछले प्रोग्राम में की थी और बताया था कि इसमें सबवर्जन तो है, यानी तकरीबकारी एक अहम अंसर, इसमें ड्रग्स की स्मगलिंग भी है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, इसमें स्मॉल आर्म्स भी हैं और बहुत सारी इसकी डायमेंशंस हैं। और यहीं पे उसका एक पहलू कि कैसे जो फॉरेन एजेंसीज जो हैं बॉर्डर एरियाज़ के अंदर मुदाखलत करती हैं, तो ये सारे उसके ज़िम्मे होंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट भी, काउंटर इंसर्जेंसी भी, काउंटर स्मगलिंग भी। और ये एक बड़ा मैंडेट होगा एफसी वेस्ट के लिए। लेकिन एफसी साउथ जो है वो अब ज़्यादा फुली कंसंट्रेट कर सकेगा अपने कोर ऑब्जेक्टिव के ऊपर। वहाँ पे जो चैलेंज है, क्योंकि एफसी साउथ फिर भी वो बड़ा मरकज़ रहेगा पाकिस्तान की काउंटर इंसर्जेंसी एफर्ट का, कि मकरान कलास से मकरान तक, कि वो अज़ला अभी तक जिसमें इंसर्जेंसी ज़्यादा है वो बड़े उसी एरिया के अंदर है। अगरचे रक्षान डिवीज़न के अंदर पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि जो बलोच इंसर्जेंस ग्रुप है उनकी तवज्जो भी बढ़ रही है। उनको भी लगता है कि ये वो मिनरल कॉरिडोर है और ये वो एरिया है जहाँ हुकूमत की बड़ी एक तवज्जो है और यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। और ख़ास तौर के ऊपर रिकॉर्डिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो वहाँ पे हमलों की तादाद बढ़ना शुरू हुई थी और उनका स्ट्रेच इस एरिया के अंदर भी हुआ था। लेकिन एफसी वेस्ट के बनने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी थ्रेट का लेवल कम है। और अगर साउथ के साथ देखा जाए, लेकिन इस ख़तरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जहाँ पे नए सिक्योरिटी इदारे जाते हैं तो वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर भी अपने आप को स्ट्रेच करते हैं और ख़ास तौर के ऊपर एक कलील मुद्दती और एक ख़तरा पैदा कर सकते हैं और चाहते हैं कि सिक्योरिटी इदारे यहाँ पे अपने कदम ना जमा सके। लेकिन चूँकि ये मसला एफसी हम जिक्र कर रहे हैं कि पूरी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है वो हम चेंज हो रहा है, पूरी नजरी नेशनल सिक्योरिटी की पैराडाइम जो है वो शिफ्ट हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पहले कभी ये सी पैक के गिर्द गिर्द घूमती थी, अब ये कई पहलुओं के गिर्द घूमती है। सी पैक तो इसके अंदर होगा ही होगा, जो कि अभी चल नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स, मिनरल सेक्टर इसके अंदर है, ईरान के साथ बॉर्डर जो वो इसके अंदर एक बड़ा आमिल है। और सबसे अहम बात ये कि जिस वक्त ये ऐलान हुआ, ये वो वक्त है जब ईरान और अमेरिका की बातचीत जो है किसी करवट बैठ नहीं रही और ये प्रोसेस प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। अब ये कहीं ना कहीं पे कुछ जंग होगी या कोई सुलह होगी, दोनों सूरतों के अंदर मामलात हल की तरफ ही जाएंगे। और इस मरहले के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी राहदारियाँ भी 5 से 6 ईरान के लिए खोल दी हैं और पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के भी इस्तेमाल की ख़बरें हैं कि वो हो सकता है। तो वहाँ से हमने अपने कॉरिडोर खोल दिए हैं ईरान के लिए। एतमाद साजी का एक अमल शुरू हो रहा है। एक इसकी स्ट्रेटेजिक पहलू है जिसपे हम कुछ नैरेटिव्स विद आमिराना में बात कर चुके हुए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी सिक्योरिटी के पैराडाइम के अंदर। और ये एक बड़ा अहम नुक्ता है और वो ये कि बाज़ दफ़ा हम अपने जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनके बारे में हम गुमान भी नहीं करते। और बहुत सारी ऐसी अफवाहें, ऐसे तज़िए जिनको हम किसी खातिर में नहीं लाते, वो दुरुस्त साबित होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसी स्पेकुलेशन जो है इसी बॉर्डर के हवाले से भी चल रही हैं और मुस्तकबिल के मंजरनामे के हवाले से चल रही हैं। वो ये कि ये जो मिरर कॉरिडोर रक्षान का पूरा डिवीज़न है, एफसी वेस्ट का पूरा जो इलाका है, ये एक इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटती हैं तो यहाँ पे जो बाहर से आने वाले जो इन्वेस्टर हैं, वो खा चीनी हों, वो कनाडा से हों, ऑस्ट्रेलिया से हों, सऊदी हों या अमरीकी हों, वो अमरीकी
जो एक नए ईरान के साथ ताल्लुकात के अंदर होंगे, वो अपनी मिनरल्स को ईरान के ज़रिए भी एक अल्टरनेटिव रूट के ज़रिए पाकिस्तान से लेके जा सकते हैं। ईज़ी और आसान रूट होगा कॉरिडोर का। इस प्रोबेबिलिटी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग का हमें पता है कि पोर्ट कासिम उसके लिए रूट है, बड़ा लंबा रूट है। अभी तो साइंस टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की कर ली है। बात ये भी हो रही है कि कुछ टनल्स हों और पाइपलाइंस हों जिनके ज़रिए ग्वादर तक जो है वो मिनरल्स लाई जाएँ, यहाँ से फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाए। रेलवे ट्रैक की भी बात होती है। ये बड़े महंगे मंसूबे हैं, लेकिन अगर बॉर्डर खुला हो ईरान का तो एक मुतबादिल रूट होगा और उसमें आप वो एरियाज़ जिनको हम कहते हैं कि वो इंसर्जेंसी से ज़्यादा मुतासिर है, एक बड़ा ख़तरा क्रिएट कर सकते हैं। उससे पाकिस्तान और ये मिनरल सेक्टर जो है उससे महफूज रहेगा। तो ये एक इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंट डायमेंशन इस पूरे प्रोसेस के अंदर है। लेकिन एफसी वेस्ट ये बनी कैसे, और ये एक बड़े लंबे मंसूबे के साथ जुड़ी हुई है। और आपके इल्म के अंदर होगा, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो तब से एक सिक्योरिटी रिवीजन चल रही थी। इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ तो बनती हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का भी एक डॉक्यूमेंट बना था। अगर वो देखें तो लगता ऐसे है कि वो हर चीज़ जैसे उस नेशनल सिक्योरिटी में गवर्नेंस, फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल क्यास का ख़ात्मा, उसमें नेशनल सिक्योरिटी की डोमेन में आ गए थे। तो बलूचिस्तान में वो हो रहा है इम्प्लीमेंट। और 2017 से जब यहाँ पे एफसी की कमांड को नॉर्थ और साउथ में तकसीम कर दिया गया था, और फिर 2022 के अंदर 67 जो है नई विंग्स बने थे इन एफसीज के अंदर। फिर ये 17 मार्च 2026 के अंदर 3000 एफसी एहलकारों की जो है और 2 नए विंग की शमूलियत की बात की गई थी। फिर 25 अप्रैल इसी साल हमने देखा कि एफसी वेस्ट के नोटिफिकेशन हुआ, और अभी इसका नया जो हेडक्वार्टर है वो भी ऑपरेशनल होने जा रहा है, और लगता ये है कि वो होगा दालबदीन। लेकिन हम आपको एक कंपैरिजन भी थोड़ा सा दे दें ताकि बात को समझने में आसान हो कि एफसी नॉर्थ, साउथ और वेस्ट हैं क्या और इनके चैलेंजेस क्या हैं। तो एफसी नॉर्थ बुनियादी तौर के ऊपर कोयटा, सिब्बी, योब, पशीन, शेरानी कला, सैफुल्ला के ऊपर है, और ये एक बड़ा एरिया है। इसमें ज़्यादा एरिया जो है वो पश्तून आबादी वाले इलाके इसके अंदर ज़्यादा हैं, और इनका रकबा है 150 से 200 के किलोमीटर। और एफसी जो साउथ है वो बुनियादी तौर के ऊपर अब होगी मकरान, कोस्ट ग्वादर के पास। ग्वादर तो कोस्ट गार्ड्स के पास उसकी लैदा फॉर्मेशन भी है, लेकिन केच, पार्ट ऑफ फवरान और कलाद ये अब साउथ के पास होंगे। ये वो क्रिटिकल एरिया है जो इंसर्जेंसी से मुतासिर है। और वेस्ट के पास होंगे चागी, नौशकी, खारान, वाशुक। 100 किलोमीटर का एरिया है। और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एफसी नॉर्थ के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अफ़गानिस्तान से होने वाली दरअंदाज़ी है, वो तालिबान की है, टीटीपी की है, गुल बहादुर की है। और फिर बलोच इंसर्जेंसी के जो एरियाज़ हैं वो उसके अंदर है, जिसमें ट्राइबल इंसर्जेंसी के, जिसमें बीआरजी के एरिया उसके अंदर शामिल हैं। फिर कुछ बड़े अहम दुक्की के और लहराई के इर्द गिर्द के अहम जो मिनरल्स रिसोर्सेज हैं वो इसके पास हैं। और एफसी नॉर्थ चूँकि कोयटा को भी देखते हैं तो यहाँ पे सेक्टेरियन मिलिटेंसी का भी हज़ारा कोयटा का इशू है। बहुत सारे सेक्टेरियन ग्रुप भी हैं। आईएसकेपी भी बुनियादी तौर पे इस एरिया में, और कुछ एरिया जो आईएस साउथ एफसी का है उसके अंदर फाल करते हैं। तो एफसी साउथ के पास जो है चैलेंज वो कोस्टल एरिया के ज़रिए, वो बॉर्डर के ज़रिए, वो ड्रग्स का आर्म्स की स्मगलिंग है, इंसर्जेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये केस वेस्ट के लिए चैलेंज जो है थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे इंसर्जेंसी की शिद्दत कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यहाँ पे नारकोटिक्स की फ्यूल स्मगलिंग जो ईरान से होती है वो उसके अंदर ज़्यादा है। और ये भी कि ये जो फ्यूल की स्मगलिंग है ईरान से, इसके ऊपर हम पूरी एक एपिसोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें पता चलेगा कौन से इसमें एक्टर्स हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन इससे क्या फ़ायदा उठाता है। तो फिर आपको एफसी साउथ रक्षान की भी और पूरी ऑयल स्मगलिंग की जो ईरान से होती है उसके पूरे पस मंज़र आपको लग जाएगा पता।
अब इसमें जब ये 3 एफसीज़ होंगी तो ज़ाहिर है कि वो पूरा फंक्शन जो है डिवाइड होगा और कुछ एरियाज़ जो हैं उनके चैलेंज भी जो है एक डेडिकेटेड चैलेंज हो जाएंगे जिनके ऊपर फोकस कर सकेंगे। लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं और उनको हुकूमत देखती कैसे है, ये एक बड़ा अहम मसला है शुरू से। दुनिया के अंदर होता है लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी डायनामिक्स, इसकी हरकियात बिल्कुल और तरह की हैं। और पाकिस्तान के जो भी हमारे इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, सियासतदान है, वो किसी भी मसले की तशख़ीस बहुत अच्छी कर लेते हैं और तशख़ीस बलूचिस्तान के मसले की जो है वो हुई है और सब इसके ऊपर मुत्तफ़िक हैं बशमूल फ़ौज और सियासतदान और सिविल सोसाइटी। वो ये कि जो ट्रू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक सबसे बड़ा मसला है। फिर मिसिंग पर्सनस का इशू है, फिर ये कि एहसास महरूमी जो है, सोशो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन है, ये एक बड़ा मसला है। अब हमें पता है और हुकूमत को भी पता है कि ये तो कोर चैलेंज है और इसकी वजह से सारे मसाइल हैं। मसला हमेशा आता है कि जब आप अब बैठते हैं कोई मनसूबा बंदी करने के लिए, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, हल की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ एक्टर्स के पास। वो कौम परस्तों के पास हल और है, बाकी जो सरदार हैं, हुकूमत के साथ जुड़ी हुई सियासी जमातें हैं, मेन स्ट्रीम जमातें हैं, उनके पास अपना है, फ़ौज के पास अपना है, बाकी हमारे इदारों के पास अपना है, कहीं पे कुछ चीज़ें इनकी आपस में मिलती हैं। ये बड़े डाइवर्जेंट प्लान्स हैं। अब उसके अंदर होता क्या है, जब ये बेशक आप बलूचिस्तान नेशनल एक्शन प्लान को उठा के देखें और इसको ज़रा आप आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान के रेफरेंस में भी देख लें कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बना था, खान साहब की हुकूमत तक चला, उसके साथ हुआ क्या, तो अब इसके साथ क्या होगा। तो प्रॉब्लम जो है उसमें भी वही था और यहाँ पे भी शायद प्रॉब्लम वही है कि आपके जो हल करने का पूरा मैकेनिज़्म है वो पैराडाइम और वो खासी फ्लॉड है, उसके अंदर बहुत सारी खामियां। और सबसे बड़ी खामी ये है कि जब आप किसी हल के लिए बैठते हैं तो आपको पता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक बड़ा मसला है, लेकिन आप जब हल के लिए बैठेंगे तो शायद शुरुआत अब यहीं से करें कि जी बलूचिस्तान में हकीकी क़यादत आनी चाहिए। लेकिन हकीकी क़यादत कौन है, वहाँ पे आपका अख्तलाफ शुरू होगा। फिर आप कहेंगे कि हमारे पास तो हमारे जो पहले लोग हैं उनका क्या बनेगा। आप फिर ग्रेजुअली उसी नुक्ते पे चले जाएंगे कि अच्छा इसी की आदत से जिसके ऊपर हम एतमाद करते हैं उसी के साथ ही आप आगे लेके चलें और इनके ऊपर ज़रा थोड़े से चेक बढ़ा दें, इनके दौरों पे नज़र रखें, इनके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे नज़र रखें, इनकी जो पावर है ब्यूरोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करने की उसको कम कर दें, तो यही लोग काम आ जाएंगे और यही लोग ठीक हो जाएंगे। तो पहली खराबी आ गई वहाँ पे, आपने उस मसले का हल नहीं किया, ट्रू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की आपने धज्जियाँ उड़ा के रख दी और फिर पुराने निज़ाम के ऊपर राज़ी हो गए कि इसी को नहला धुला के दोबारा ले आएंगे। एक वर्ड है, वर्ड क्या, वो एक पूरी थ्योरी है, डेड हॉर्स थ्योरी, गूगल कीजिएगा, वो आपको बड़ा मज़ा आएगा उसको पढ़ के कि मरे हुए घोड़े के अंदर दोबारा जान डालने की पूरी नफ्सियात और ये ब्यूरोक्रेसी की एक टर्म है, वो है क्या, एक डेड हॉर्स को आप दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं। फिर ये कि आप कहते हैं कि मिसिंग पर्सन का इशू है, उसके लिए बेशक आपने डिटेंशन सेंटर बनाए, कई कई नए कवानीन लेके आए, तो उसे अब उस मसले को हल कौन कर सकता है। अब उसके अंदर कॉम्प्रेस कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती हैं, प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो माविन हो सकते हैं, BYC और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन चूंकि आपने उनको डाला हुआ है तखरीबकारों की सबवर्जन वाली फोर्सेस के खाते में, तो आप उनसे बात नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि हम सरदारों के ज़रिए कर लेते हैं, ज़रा हम खुद उनसे बात कर लेंगे, उनकी हम जो है वो डायलॉग कर लेंगे, हम उनसे समझा लेंगे, हमें बहुत बेहतर पता है। तो फिर आपने दूसरे नुक्ते के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ कर लिया, वो कोई मैकेनिज़्म ऐसा नहीं बनाया जिसके ऊपर बड़ी सोसाइटी के हिस्से का इत्तेफाक हो, आम आदमी का जो विक्टिम है उसका कोई इत्तेफाक हो। आपने बाला बाला ही एक निज़ाम बना लिया और तवक्को ये है कि इस दफ़ा ये निज़ाम जो बना रहे हैं ये काम करेगा। और फिर ये
कि आपको ये भी पता है कि सोशो पॉलिटिकल डिप्रीवेशन है और ये पहले नुक्ते के साथ जुड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, इसके लिए हम डेवलपमेंट करेंगे, सोशल रिफॉर्म्स के प्रोजेक्ट्स लाएंगे, लेकिन चलाएंगे आप किसके ज़रिए? वो लोग जिनके ऊपर आम आदमी एतबार नहीं करता, और आम आदमी जो है वो सबसे आखिरी प्रायोरिटी पे आता है। और फिर आप ये एहसास पैदा होता है डिस्कशन करते हुए, और ये जब सॉल्यूशंस की बात होती है ये बड़ी डेलिकेट किस्म का प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी। और आप कहते हैं कि ये तो यार इनकी जो जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं एहसास महरूमी, ये तो इन्हें बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं। असल में ऐसे नहीं हैं। हम देखें ये कर रहे हैं, हमने इतने लोगों को कर दिया, हमने ये कर दिया, इतने किलोमीटर की सड़कें बना दी, 5 अस्पताल बना दिए, 21 यूनिवर्सिटियाँ बना दी। तो आप कहते हैं कि ये हैं नाशुक्रे। और जो आपका मेजर आपका टारगेट होना चाहिए, स्टेट सोसाइटी के रिलेशनशिप को बेहतर होना चाहिए, वो आपकी आखिरी तरजीह के ऊपर है। और आप भी उसको एक ऐसे सब्जेक्ट के तौर पे डील कर रहे हैं कि वो जैसे वो भिखारी है, और भिखारी को आपने 1 टका देना है और बाकी पैसे आपने बाकी पार्टनर्स में तकसीम कर देने हैं। और फिर कहते हैं कि ये भिखारी 1 टका लेके खुश क्यों नहीं हो रहा।